तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं डाइवर्जेंस के एक एग्जाम्पल के बारे में कि अगर आपके पास कोई एक वेक्टर फंक्शन हो तो उस वेक्टर फंक्शन का हमें डाइवर्जेंस चेकआउट करना हो तो वो डाइवर्जेंस हम किस तरह से चेकआउट कर सकते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन। मतलब कि हमें एक फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है तो उसका हमें एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना है। कंसीडर कीजिए कि एक आपका एक वेक्टर फंक्शन है जिसका इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1/4 x i कैरेट प्लस 1/4 y j कैरेट। तो हमें क्या करना है, इस फंक्शन का यहाँ पे डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस का ये जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन है वेक्टर ऑपरेटर डेल डॉट वेक्टर फंक्शन एफ। हमें ये डेफिनेशन को फॉलो करना है। तो जैसे ही हम इस डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम इस वेक्टर ऑपरेटर डेल को कंसीडर करते हैं, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और डेल बाय डेल जेड के कैरेट। और उसके साथ में इस वेक्टर फंक्शन का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो इसके कारण हमें क्या मिलता है, ये टर्म हमें मिलती है कि यहाँ पे ये है आपका वेक्टर ऑपरेटर डेल और उसके साथ में ये आपका दिया गया वेक्टर फंक्शन एफ है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन में देखा था कि जब दो फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाता है तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें उन दोनों फंक्शंस का लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई कैरेट का आई कैरेट के साथ, जे कैरेट का जे कैरेट के साथ और के कैरेट का के कैरेट के साथ क्या करेंगे, ऑपरेशन लेंगे। लेकिन इनसे पहले आपको यहाँ पे एक एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये आपका वेक्टर ऑपरेटर जो डेल है उसमें आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट तीनों टर्म्स है, लेकिन आपके फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आई कैरेट और जे कैरेट दो ही टर्म्स है। तो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आई टू आई का कॉम्बिनेशन होगा, जे टू जे का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन के का कॉम्बिनेशन इस फंक्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वेक्टर ऑपरेटर के इस इक्वेशन में से हमें डेल बाय डेल जेड के कैरेट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या नोटेशंस दिया हुआ है, हियर वी हैव ओनली टू कंपोनेंट्स इन द फंक्शन। मतलब कि फंक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कंपोनेंट्स है, जिसके कारण सो वी विल नॉट यूज डेल बाय डेल जेड के कैरेट इन द ऑपरेटर डेल। तो डेल के ऑपरेटर में हम इस तीसरे टर्म का यूज नहीं करेंगे। तो फाइनल में हम जो इक्वेशन का यूज करने वाले हैं वो इक्वेशन कौन सा है, डेल डॉट एफ इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट, दो टर्म्स और उनके साथ में ये हमारा वेक्टर फंक्शन एफ। अब हम क्या करेंगे, इसका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट और 1/4 एक्स आई कैरेट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है, ये हमारा पहला टर्म डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट इंटू 1/4 x i कैरेट, फिर प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और ये हमारा 1/4 y j कैरेट। तो ये क्या मिलेगा, दूसरा टर्म डेल बाय डेल वाई जे कैरेट इंटू दी ब्रैकेट 1/4 y इंटू जे कैरेट। तो ये यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो गया कि किस तरह से हम इसका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे कि इसका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेने के बाद हम इसे यहाँ से आई और आई कैरेट को एक साथ लेकर, जैसे कि हमने देखा था कि आई डॉट आई क्या बन जाता है 1, जिसके कारण इसे हम क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे और फाइनल में जो टर्म बन के आएंगी उस टर्म का हम यहाँ पे डेरिवेशन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म ये थी नेबला डॉट एफ इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट और उसके साथ 1/4 x i कैरेट, फिर डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और उसके साथ 1/4 y j कैरेट। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आई और आई कैरेट को एक साथ अलग लेकर उसका ये जो डॉट प्रोडक्ट बन के आता है वो क्या बन के आएगा, वो बन के आएगा 1। और यहाँ पे भी जे डॉट जे का आंसर क्या बन के आएगा 1। तो यहाँ पे मैंने उसको इजीली रिप्लेस कर दिया है। साथ में आप ये देखिए कि अगर मैं डेल बाय डेल एक्स और उसका एक्स का डेरिवेशन लेता हूं तो वो डेरिवेशन क्या बन के आएगा, यहां पे आप चेक कीजिए, डेल बाय डेल एक्स। तो 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 यहाँ पे आगे बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या टर्म बनती है,
एक्स, जबकि आई डॉट आई तो क्या होने वाला है, आई डॉट आई तो होने वाला है 1। तो यहाँ पे डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स मतलब कि एक्स का डेल बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बन के आएगा 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, इस पूरी की पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन बन के आया 1, और इस आई डॉट आई का जो ये सिंप्लीफिकेशन होता है वो भी क्या होता है 1। तो फाइनल क्या होगा 1/4 इंटू 1 इंटू 1। तो फाइनल क्या बनेगा 1/4। तो यहाँ पे क्या है 1/4 इंटू 1 इंटू 1। उसी तरह से अगर मैं दूसरी टर्म को यूज करता हूं तो दूसरी टर्म में क्या होगा डेल बाय डेल वाई आएगा, मतलब कि यहाँ पे देखिए डेल बाय डेल वाई, और ये 1/4 तो कांस्टेंट है जिसके कारण इसे हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, और यहाँ पे किसका डेरिवेशन होगा वाई का, और जे डॉट जे, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 1। तो डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1, और यहाँ पे क्या है 1/4। तो 1/4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट में फिर से दूसरी टर्म भी क्या मिलेगी, दूसरी टर्म भी आपको यहाँ पे मिलेगी 1/4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे 1 का तो मैथमेटिक्स में कोई मतलब नहीं होता है, इसके कारण हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1/4 और 1/4 को कलेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या बनता है 1/4 प्लस 1/4, तो ये बनेगा 2 टाइम 1/4 जो कि आंसर बनता है 1/2। तो देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर मिला तो वो आंसर किसका है, वो आंसर है नेबुला डॉट वेक्टर एफ का। तो वेक्टर एफ हमारा फंक्शन था 1/4 एक्स आई कैरेट प्लस 1/4 वाई जे कैरेट। तो इस फंक्शन का जब हमने डाइवर्जेंस चेकआउट किया तो वो डाइवर्जेंस क्या बन के आया 1/2। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने का मतलब हमने क्या किया था कि तीनों केस में से अगर आपका नेबुला डॉट एफ का वैल्यू पॉजिटिव बन के आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन पॉजिटिव डाइवर्जेंस को क्या करता है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो एक वीडियो में मैंने यही फंक्शन को यूज किया था, ये फंक्शन था, इसमें हमने यहाँ पे जियोमेट्री देखी थी। इस जियोमेट्री को हमने वेक्टर फील्ड में ड्रॉ करने के बाद जिसे हमने कंसीडर किया था कि एक एरिया कंसीडर कीजिए कि इसमें इंसर्ट होने वाले वेक्टर और एग्जिट होने वाले वेक्टर का अगर कंपैरिजन लेते हैं तो वो कंपैरिजन में हमें ये मिलता है कि इंसर्ट होने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड एग्जिट होने वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड की कंपैरिजन में छोटा होता है। मतलब कि यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली इंक्रीज होता रहता है। तो इसके कारण आपको जो डाइवर्जेंस मिलता है वो क्या होता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस होता है। तो यहाँ पे फाइनल में जो रिजल्ट बन के आता है वो रिजल्ट क्या है, वो रिजल्ट ये है कि अगर हमने जियोमेट्रिकली चेक किया तो भी हमें डाइवर्जेंस क्या मिला पॉजिटिव मिला, और जब हमने इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखा तो उसका जो डाइवर्जेंस मिला वो भी क्या आया, वो भी पॉजिटिव ही बन के आया। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप फिजिक्स के फॉर्मेट में जाते हैं कंसेप्ट के साथ और अगर आप मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में जाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के साथ तो दोनों का आंसर और कंक्लूजन क्या बन के आया, सेम ही बन के आया। तो कंक्लूजन क्या है, सो दिस फील्ड इज पॉजिटिव डाइवर्जेंस एंड हेंस द फ्लो इज गोइंग टू इंक्रीज एज लोकेशन इज गोइंग फार फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब कि ओरिजिन से जैसे ही आपका लोकेशन दूर तक जाता है तो इसका ये जो फील्ड है वो फील्ड क्या होने लगेगा, वो पॉजिटिवली डाइवर्ज होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे जो उसका इंक्रीमेंट है मतलब कि रेट ऑफ चेंज है वो रेट ऑफ चेंज कितना है 1/2। मतलब कि एक फिक्स अमाउंट से ये इंक्रीज होगा। मतलब कि सभी स्टेप बाय स्टेप डिस्कशंस में अगर हम देखें तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट आएगा वो कितना आएगा 1/2 यूनिट का आएगा। फिर दूसरे और तीसरे के बीच में जो इंक्रीमेंट आएगा वो भी कितना आएगा, वो भी 1/2 यूनिट का आएगा। मतलब कि कंपेरेटिवली अगर आप सभी स्टेप्स को चेक करते हैं तो सभी एक के बाद एक स्टेप में आने वाला इंक्रीमेंट भी एक फिक्स अमाउंट का है जो कि 1/2
2 यूनिट है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एग्जांपल अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में भी हम कंसीडर करते हैं कि एक वेक्टर फंक्शन को कंसीडर कीजिए जो कि कुछ इस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है 1/4 x² आई कैरेट प्लस 1/4 y² j कैरेट। तो हमें इस वेक्टर फंक्शन का क्या करना है, डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। तो डाइवर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक वेक्टर ऑपरेटर डेल चाहिए, और इस वेक्टर ऑपरेटर डेल का हमें इस फंक्शन f के साथ क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फंक्शन f में हमारे पास आई कैरेट और जे कैरेट दो कंपोनेंट्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे k कंपोनेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर डेल में से इस के कैरेट के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस दोनों टर्म्स का डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। तो क्या करते हैं, इस वेक्टर ऑपरेटर डेल के सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ऑपरेटर के टर्म को ही यहाँ पे यूज करते हैं, और साथ में हम इस फंक्शन को भी क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन को यूज करना होगा, और इस डेफिनेशन को यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेंगे। तो इस टर्म को यहाँ पे लिखने के बाद हम यहाँ पे इनका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट और 1/4 x² आई कैरेट। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट टर्म बन के आ गया, डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट इंटू 1/4 x² आई कैरेट। फिर क्या है, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और 1/4 y² इंटू जे कैरेट। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के क्या आएगा, डेल बाय डेल वाई जे कैरेट और 1/4 y² जे कैरेट। तो इसके कारण हमने यहाँ पे लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन ले लिया। अब इस लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन के इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक फाइनल में एक रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी प्रीवियस टर्म क्या थी, प्रीवियस टर्म थी निबला डॉट एफ इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स आई कैरेट 1/4 x² आई कैरेट प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैरेट इंटू द ब्रैकेट 1/4 y² जे कैरेट। तो इसका लाइक टू लाइक कॉम्बिनेशन लेने के बाद हम क्या करेंगे, इन पहली टर्म में से आई डॉट आई को हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। फिर यहाँ से इस जे डॉट जे को भी हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि इन सभी टर्म्स में 1/4 और 1/4 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म का तो कभी भी डिफरेंशिएशन होता नहीं है। तो कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आगे बाहर ले लेते हैं। 1/4 को बाहर ले लिया और यहाँ पे भी 1/4 को बाहर ले लिया। तो कौन सी टर्म बचती है, तो यहाँ पे 1/4 को बाहर लेने के बाद हम क्या करते हैं, डेल बाय डेल एक्स, फिर क्या करते हैं, x² को यूज करते हैं, मतलब कि x², और यहाँ पे कलेक्शन ले लेते हैं आई डॉट आई का। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, ये आई डॉट आई का सिंप्लीफिकेशन तो 1 यूनिट आएगा, 1/4 तो एज इट इज रहने वाला है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर आएगी आगे, x रहेगा एज इट इज, और पावर में से एक यूनिट क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आंसर क्या आएगा, 1। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² डिफरेंशिएशन बन के आता है 2 टाइम x। तो रिजल्टेंट टर्म क्या बनेगी, तो ये देखिए कि ये रिजल्टेंट टर्म किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि हम इन सभी टर्म्स को अगर हम सेपरेट आउट करते हैं तो क्या होगा, 1/4 डेल बाय डेल एक्स ऑफ x² आई डॉट आई प्लस 1/4 डेल बाय डेल वाई ऑफ y² जे डॉट जे। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन इन आई डॉट आई को 1, जे डॉट जे को 1, फिर ये जो डिफरेंशिएशन बनेगा वो यहाँ पे इस टर्म से यहाँ पे आ जाइए, क्या है 1/4 x² का डिफरेंशिएशन यहाँ से बनेगा 2 टाइम x, फिर इसी टर्म से यहाँ पे ये जो y² का डिफरेंशिएशन है वो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 2 टाइम y। तो इस तरह से ये डिफरेंशिएशन बन गया 2 टाइम x और 2 टाइम y। तो इस टर्म में 2 और 4 इन दोनों को अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं तो रिजल्ट में आंसर क्या आएगा, 2/4 जो कि फाइनल बनेगा 1/2 x 1/2 y।
तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका डॉट प्रोडक्ट का आंसर बन के आया, मतलब कि डाइवर्जेंस का ये जो रिजल्ट बन के आया, इस रिजल्ट में आपको कोई एक स्पेसिफिक स्केलर वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे भी आपको एक फंक्शन मिल रहा है, मतलब कि आपको एक इक्वेशन मिला, जिस इक्वेशन का यूज करके आपको अलग अलग पॉइंट के पास क्या करना पड़ेगा, डाइवर्जेंस चेकआउट करना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि इसका डाइवर्जेंस सभी पॉइंट के पास कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि हमने आगे के एग्जांपल में क्या देखा था कि आपको जो एक नेट चेंज मिल रहा था, इंक्रीमेंट मिल रहा था, वो इंक्रीमेंट कितना था, वो इंक्रीमेंट एग्जैक्टली 1/2 यूनिट का था। जबकि यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट फिक्स नहीं है, वो इंक्रीमेंट भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, चेंज होता है। तो ये इंक्रीमेंट फिक्स नहीं होने के कारण हमें इस पूरे के पूरे वेक्टर फील्ड के लिए सभी अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के पास उसका डाइवर्जेंस क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो अभी आपको यह समझने में आसानी रही होगी कि मैंने आपको ये बोला था कि डाइवर्जेंस एक स्पेसिफिक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के पास आपका पॉइंट, आपका फील्ड कितना डाइवर्ज होता है वो आपको अलग तरह से मिलता है। वो पूरे के पूरे एरिया की प्रॉपर्टी नहीं है। इस पूरे के पूरे एरिया में सैकड़ों पॉइंट्स होते हैं और इन सभी अलग अलग पॉइंट्स के पास डाइवर्जेंस या तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है या तो वो डाइवर्जेंस अलग अलग भी हो सकता है। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आपके पूरे के पूरे एंटायर फील्ड में जो अलग अलग पॉइंट के पास मिलने वाला डाइवर्जेंस होगा वो डाइवर्जेंस अलग अलग होगा, वो डाइवर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होने वाला है। तो मैं आपको ये भी चेक करके बताऊंगा कि जैसे ही हम इस पूरे के पूरे इक्वेशन में एक्स और वाई के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स रखते हैं, तो अलग अलग कोऑर्डिनेट रखने के कारण हमें उन सभी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के पास ये आपका पूरा का पूरा फील्ड कितना डाइवर्ज होता है वो आपको वहां पे इंडिविजुअली मिलेगा। मतलब कि आप अगर यहाँ पे इस एक्स और वाई के इक्वेशन में 1,2 इस कोऑर्डिनेट को रखते हैं तो आपको स्पेसिफिकली उस पॉइंट के पास डाइवर्ज होने वाला फील्ड मिल सकता है। वो कितना मिलेगा, रफली चेक कीजिए, 1/2, यहाँ पे लिखिए 1 क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, और फिर 1/2 y के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा 2, तो ये क्या होगा 2, तो आंसर क्या बनेगा, ये होगा 1/2 प्लस यहाँ पे 2 कैंसल तो आएगा क्या 1, मतलब कि 1/2 प्लस 1, ये आंसर क्या बनेगा 1/2 प्लस 1, तो ये क्या आंसर होगा, ये आंसर आएगा 3/2। तो इसका मतलब ये होता है कि 1,2 इस कोऑर्डिनेट के पास एग्जैक्टली इस फील्ड का डाइवर्जेंस क्या आएगा, इस फील्ड का डाइवर्जेंस आएगा 3/2। तो ये कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम ये देखते थे कि ये जो आपको फाइनल में आंसर मिलता है डाइवर्जेंस का वो क्या होती है, स्केलर टर्म होती है। लेकिन अगर आपने स्केलर टर्म को सिर्फ और सिर्फ कुछ नंबर्स के साथ जोड़ रखा है, मतलब कि अगर आपको आंसर 2 मिलता है, -4 मिलता है, -5/3 मिलता है, तो ही वो स्केलर है, नहीं, तो वो आपकी ये जो मेंटालिटी है वो मेंटालिटी क्या है, गलत है। क्योंकि इस टर्म को भी हम स्केलर बोल सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन में देखिए प्लस साइन है, लेकिन प्लस साइन में साथ में कोई आई कैरेट या फिर जे कैरेट ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो वेक्टर टर्म न होने के कारण ये जो आपकी पूरी टर्म बन के आती है वो टर्म एक स्केलर टर्म बन के आती है। इन स्केलर टर्म में अगर आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस करते हैं तो आपको उस स्पेसिफिक सर्टेन पॉइंट के पास क्या मिलेगा, उसका डाइवर्जेंस मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या है, so this field is positive divergence and hence the flow is going to increase as location is going far from the origin। मतलब कि ओरिजिन से जैसे ही आप दूर जाते हैं तो उसके कारण आपको यहाँ पे जो डाइवर्जेंस मिलता है, मतलब कि क्वांटिटी का इंक्रीमेंट मिलता है, वो इंक्रीमेंट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन का डाइवर्जेंस क्या बन के आया था, 1/2 x प्लस 1/2 y। दिस टर्म इज स्केलर, मतलब कि ये टर्म क्या है, स्केलर ही है। तो आपको कोई भी समझने में मुश्किल नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट हैज नो एनी यूनिट वेक्टर कंपोनेंट्स, मतलब कि इसमें एडिशन होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी आई कैरेट जे कैरेट ऐसा कोई भी यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ पे नहीं है। तो आपको यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं करनी है। By using the different coordinates of the field, we can find the divergence at that certain
पॉइंट, मतलब कि इस इक्वेशन में हम अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को यूज कर करके उस स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट के पास इसका डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको आगे दे ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल इसमें दे देता हूं। कंसिडर कीजिए कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है -1 2, मतलब कि आप इस पॉइंट के पास क्या करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को यूज करके इस पूरे के पूरे फंक्शन के वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो ये डाइवर्जेंस किस तरह से मिलेगा, तो इस इक्वेशन में 1/2, तो x के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा, -1, तो यहाँ पे क्या होगा -1 प्लस 1/2, तो y के रिप्लेसमेंट में क्या आएगा 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2, फिर क्या होगा -1/2, -1 तो होगा -1/2 प्लस 2 कैंसल, तो ये क्या होगा 1, तो आएगा 1, तो 1 - 1/2 आंसर क्या होता है +1/2। तो ये इस पॉइंट के पास जो इसका डाइवर्जेंस आएगा वो डाइवर्जेंस क्या होगा 1/2, लेकिन ये आंसर क्या है, ये आंसर है पॉजिटिव, मतलब कि इस पॉइंट के पास ये डाइवर्जेंस क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन ये इंक्रीमेंट, मतलब कि ये जो रेट ऑफ चेंज है वो रेट ऑफ चेंज कितना है 1/2 यूनिट का है, जबकि हमने जो आगे एग्जांपल लिया था उसमें जो आपको रेट ऑफ चेंज मिला था वो कितना था 3/2 का था। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि पॉइंट चेंज होते हैं तो इस पूरे के पूरे फील्ड का ये जो डाइवर्जेंस है, इंक्रीमेंट है, वो इंक्रीमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमारे लिए जो समझने के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है वो टर्म यही है कि जैसे ही आपके पूरे के पूरे फील्ड में एक सर्टेन पॉइंट चेंज हो जाता है तो उस सर्टेन पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो आपका डाइवर्जेंस होता है वो डाइवर्जेंस भी चेंज हो जाता है। तो इसके ऊपर से हमें प्रूफ ये मिलता है कि ये जो डाइवर्जेंस है वो एरिया की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी प्रॉपर्टी है, वो एक सर्टेन पॉइंट की प्रॉपर्टी है कि एक पॉइंट के पास आपका पूरा का पूरा फील्ड कितना डाइवर्ज होता है वो आपको उस एक स्पेसिफिक पॉइंट के पास पता चल सकता है इस मैथमेटिकल कंसेप्ट को यूज करके। तो हमने इस पूरे के पूरे लेक्चर में क्या समझा कि हम एक वेक्टर फंक्शन का अगर नेबुला के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उस डॉट प्रोडक्ट के कारण हमें एक स्केलर टर्म मिलती है। वो स्केलर टर्म अगर डायरेक्टली एक नंबर आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो डाइवर्जेंस वाला फील्ड पूरा का पूरा यूनिफॉर्म है, मतलब कि उसका डाइवर्जेंस पूरे के पूरे फील्ड में एक यूनिफॉर्म वैल्यू से होगा। अगर वो टर्म इस तरह से कोई एक इक्वेशन बन के आती है तो इसका मीनिंग ये साबित होता है कि वो जो पूरा पूरा फील्ड है वो फील्ड यूनिफॉर्म डाइवर्जेंस में नहीं है, मतलब कि अलग अलग पॉइंट के पास उसका डाइवर्जेंस क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी डिस्कशंस डाइवर्जेंस के बारे में जो थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आप ज़्यादा वीडियोस इसके बारे में चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके ऊपर आप इन सभी वेक्टर अलजेब्रा के वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू।